नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं भारती तिवारी, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अरेरा कॉलोनी भोपाल से हूँ। बच्चों, आज हम विषय हिंदी कक्षा 9 के अंतर्गत पुस्तक है कृतिका भाग 1 रीढ़ की हड्डी एकांकी को पढ़ेंगे, समझेंगे और जिसके लेखक हैं जगदीश कुमार माथुर। बच्चों, आज हम आगे बढ़ते हैं। रीढ़ की हड्डी एकांकी को पढ़ेंगे, जिसमें आप सभी रीढ़ की हड्डी से परिचित होंगे। रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव है, शरीर का आधार कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी जो शरीर को सुदृढ़, सुगठित और सुडौल बनाए रखती है तथा स्थिरता प्रदान करती है। आपने विज्ञान में भी पढ़ा होगा, जो जीव जंतु जिनमें मेरुदंड नहीं होता है, जैसे सांप, केंचुआ आदि, उनका शरीर लचीला होता है। रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर को दृढ़ता प्रदान करती है। इसी तरह से समाज के अंदर भी शिक्षा रीढ़ की हड्डी की तरह है। समाज को पूर्ण विकसित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। समाज की न्यूनतम इकाई मनुष्य है, उसका स्वाभिमान और उसका चरित्र ही सही मायने में रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो बच्चों, हमारे शरीर के अंदर जिस तरह से मेरुदंड होता है और समाज का मेरुदंड शिक्षा है, स्वाभिमान है, आत्मबल है, उसका चरित्र है। ठीक है, तो बच्चों, रीढ़ की हड्डी एकांकी में स्त्रियों के प्रति रूढ़िवादी दृष्टिकोण को दर्शाया गया है। समाज में आज भी लड़की का विवाह करना बहुत बड़ी समस्या है। संबंध तय करने के लिए आज भी सच झूठ का सहारा लिया जाता है। किसी भी कारण से संबंध बिगड़ ना जाए, इसके लिए वर पक्ष और वधू पक्ष बहुत जोर लगाते हैं। दोनों ही झूठ बोलने पर विवश हो जाते हैं। इस प्रकार इस एकांकी में अनेक समस्याओं को दिखाया गया है। सबसे पहले हम एकांकी पढ़ने के पहले साहित्यिक परिचय को जानेंगे। जगदीश चंद्र माथुर जी का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे। जीवन परिचय है। जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म 16 जुलाई 1917 को उत्तर प्रदेश के खुर्जा नगर में हुआ था। इनके पिता शिक्षक थे। उनके ही संस्कारों ने आपको साहित्य लेखन की प्रेरणा दी। 14 मई 1978 को आप संसार से विदा हो गए। बच्चों, माथुर जी ने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है, जैसे आकाशवाणी महानिदेशक के रूप में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में तथा कृषि मंत्रालय में सचिव के रूप में कई राजकीय पदों पर कार्य किया है। रचनाएं: भोर का तारा, ओ मेरे सपने, कोणार्क, शारदिया, बंदी, मेरी बांसुरी, 10 तस्वीरें, बोलते क्षण आदि प्रसिद्ध एकांकी कृतियां हैं। बच्चों, माथुर जी जब हाई स्कूल स्तर पर अध्ययन कर रहे थे, तब उन्होंने नाटकों को लिखना, अभिनय करना, मंच व्यवस्था करना, मंच का संचालन करना आदि कार्यों में वो रुचि लेने लगे थे और रुचि लेते थे। उनका प्रथम एकांकी मेरी बांसुरी 1936 में सरस्वती नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। अब आती है भाषा। बच्चों, जब भी किसी लेखक या कवि की भाषा की बात होती है, तो उसकी जो विषय वस्तु है, जिस तरह से उसने लेखन किया है, जिस तरह की विषय वस्तु उसने दी है, उसी आधार पर भाषा का
चयन किया जाता है। अगर विषय वस्तु सामाजिक है या सामाजिक एकांकी लिखे या कोई अन्य विधा सामाजिक स्तर पर लिखी गई है तो जन सामान्य के शब्दों का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। यदि ऐतिहासिक या सांस्कृतिक विरासत को लेकर कही गई है तो उसी तरह की तत्सम भाषा का प्रयोग हम करते हैं। जैसे हमने देखा होगा कि जैसे इनका एक एकांकी है कोणार्क, तो कोणार्क ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को लेकर लिखा गया है, तो भाषा बड़ी उच्च कोटि की हिंदी का प्रयोग उसमें किया गया है। जगदीश चंद्र माथुर जी ने जो रीढ़ की हड्डी एकांकी लिखा है उसमें वो सामाजिक स्तर का है, तो भाषा वही सामाजिक स्तर वाली है, सरल है, सुबोध है। तो इस तरह से जगदीश चंद्र माथुर जी ने सरल सुबोध खड़ी बोली में रचनाएं की हैं। विषय, पात्र और अवसर के अनुकूल ही मुहावरों का प्रयोग किया है। संवादों के माध्यम से चारित्रिक विशेषताओं को उद्घाटित किया गया है। जहां सांस्कृतिक ऐतिहासिक विषय वस्तु पर आधारित रचनाओं में उन्होंने तत्सम भाषा का प्रयोग किया, वहीं सामाजिक एकांकी में व्यवहारिक खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है। इस तरह से भाषा कवि या लेखक के व्यवहार के साथ साथ चलती है। अब आती है शैली। माथुर जी ने संवाद शैली, व्यंग्य शैली और यथार्थवादी शैली का प्रयोग अपने नाटक एवं एकांकियों में किया है। विषय वस्तु के हिसाब से ही संवाद लघु या दीर्घ आकार में लिखे गए हैं। माथुर जी ने सामाजिक एकांकी में यथार्थवादी तथा व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। तो जो एकांकी इस समय दिया गया है वह यथार्थ समस्या को इंगित करता है, उसमें व्यंग्य भी है। हर संवाद में हमें उनकी व्यंग्यात्मक शैली के दर्शन हो जाते हैं। अब आता है साहित्य में स्थान। जगदीश चंद्र माथुर जी को रंगमंच का बहुत ज्ञान था। उनकी गुणवत्ता नाटकों में स्पष्ट होती है। आधुनिक हिंदी नाट्य साहित्य में एकांकीकार जगदीश चंद्र माथुर जी का स्थान सर्वोपरि है। बच्चों, मैंने आपको बताया कि इनकी रुचि काय में थी। शुरू से ही जब वो छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे तभी नाटकों को लिखना, पढ़ना या अभिनय करना, मंच संचालन करना, इन बातों में उनकी पहली गहरी रुचि थी। यही कारण है कि उनका जो वर्ण विषय है, जो प्रिय विधा रही, वो नाट्य साहित्य में ही रही। नाटक और एकांकी उन्होंने कई लिखे हैं। बच्चों, आप समझ गए होंगे कि माथुर जी एक सफल नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। अभिनय और मंच संचालन में उनकी रुचि ही थी। यही कारण है कि उनके नाटक संकलन त्रय की दृष्टि से सफल कहे जाते हैं। उन्होंने ऐतिहासिक और सामाजिक समस्याओं पर नाट्य रचना की है। तो बच्चों, एक चीज और आती है संकलन त्रय, जो हम आगे इनके जो तत्व होते हैं नाटक और एकांकी के, उन तत्वों में संकलन त्रय का बड़ा महत्व होता है, जिसमें वेशभूषा, समकालीन भाषा और मंच संचालन या अभिनेता आदि तत्व उसके अंतर्गत आते हैं। और मंचन की दृष्टि से इनके सभी एकांकी और नाटक सफल कहे जाते हैं। अब आते हैं हम रीढ़ की हड्डी एकांकी के पात्र परिचय पर। सबसे पहला पात्र, इसमें 6 पात्रों के द्वारा यह एकांकी प्रस्तुत किया गया है। उमा एकांकी की मुख्य महिला पात्र है, जो पढ़ी लिखी है, सुंदर है, सुशील है और बड़ी ही दक्ष लड़की है। शंकर उमा को देखने आने वाला युवक है, जिसका चरित्र ठीक नहीं है, चरित्रवान नहीं है। प्रेमा उमा की माँ है, जो बेटी के लिए सदैव चिंतित रहती है। रामस्वरूप उमा के पिताजी एक सज्जन पुरुष, जो स्त्री शिक्षा में विश्वास रखते हैं। गोपाल प्रसाद शंकर के पिता, जो रूढ़िवादी तथा संकीर्ण विचारधारा वाले हैं। रतन नौकर है। इस तरह से ये 5-6 पात्रों के इर्द गिर्द पूरी
पटकथा घूमती है और इसमें उमा और शंकर ये दोनों मुख्य नायक नायिका की भूमिका में है, परंतु इनके संवाद ज्यादा नहीं है। इनके माध्यम से अन्य संवादों के द्वारा कथा को आगे बढ़ाया गया है और पूरी ही कहानी या पूरे कथानक इन दोनों ही चरित्र नायकों के द्वारा या पात्रों के माध्यम से आगे बढ़ती है और प्रस्तुत किया गया है। एकांकी रीढ़ की हड्डी का पाठसार। अब हम जानेंगे कि इसे हम कई कॉलम के आधार पर या हेडिंग के रूप में जानते जाएंगे कि कहानी कैसे आगे बढ़ रही है और बीच बीच में जो कथन दिए गए हैं राम स्वरूप का है, गोपाल प्रसाद का है या प्रेमा का है, तो इससे ये होगा चूंकि संवादों के माध्यम से एकांकी आगे बढ़ता है, इसलिए मैंने कई कथनों को इसमें शामिल किया है। बच्चों, पहला जो हेडिंग दिया गया है, राम स्वरूप व प्रेमा की चिंता और स्वागत की तैयारी। वर पक्ष से कुछ लोग उमा को देखने के लिए आने वाले हैं। तो जब किसी परिवार में आपने देखा होगा कि कोई लड़के वाले देखने के लिए आते हैं, तो परिवार में सामान्यतः व्यवस्थाएं की जाती हैं, तैयारी की जाती है स्वागत के लिए, कोई कमी ना रह जाए, किसी तरह से बात ना बिगड़ जाए। तो इस तरह की तैयारी राम स्वरूप और प्रेमा करते हैं और रतन जो नौकर है उनकी मदद करता है। तो चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। रीढ़ की हड्डी व्यंग प्रधान एकांकी है जिसमें समाज की संकीर्णता की विचारधारा को उभारा गया है। एकांकी के प्रारंभ में उमा के पिता नौकर रतन के साथ कमरा व्यवस्थित करते हैं। नौकर रतन कुछ कम अक्ल का है जो कुछ का कुछ सुनकर काम करता है। दूसरा, प्रेमा उमा की माँ है। उमा की ओर से वह चिंतित है। उमा आम लड़कियों की तरह सजने संवरने में विश्वास नहीं रखती है। वह शिक्षित है तथा शादी के लिए उसमें कोई उत्साह नहीं है। प्रेमा संकीर्ण विचारधारा की महिला है, अतः लड़कियों की पढ़ाई लिखाई में ज्यादा विश्वास नहीं रखती है। तो इस तरह से इसमें प्रेमा का एक कथन दिया गया है बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। और जब हम एकांकी पढ़ते हैं या एकांकी सुनते हैं या हम रंगमंच पर लाने का कोशिश करते हैं, तो उसी तरह से हम उसे पढ़ेंगे। चाहे तो हम परिवार के अंदर पात्र बना सकते हैं और उनको प्रस्तुत भी कर सकते हैं। तो प्रेमा का कथन है, मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल समझ नहीं आते। अपना जमाना अच्छा था, आई पढ़ ली, गिनती सीख ली और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। और सच पूछो तो इसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि क्या बीए एमए की पढ़ाई होगी, और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। प्रेमा पुराने ख्याल की महिला है, लड़कियों की पढ़ाई लिखाई में ज्यादा विश्वास नहीं करती, वह केवल व्यवहारिक ज्ञान को ही महत्व देती है। अब गोपाल प्रसाद और शंकर का आगमन होता है। नौकर सूचना देता है कि मेहमान आ गए हैं। जल्दी से हारमोनियम ठीक से रखती है। रतन मक्खन लेकर आता है। लड़के की कमर झुकी हुई है। राम स्वरूप शंकर और गोपाल प्रसाद राम स्वरूप शंकर और गोपाल से कुशल क्षेम पूछते हैं। गोपाल प्रसाद शंकर के बारे में बताते हुए आगे कहते हैं, गोपाल प्रसाद का कथन है, देखिए एकांकीकार ने इसमें हर बात में व्यंग किया है, किस तरह से लोग अपनी बात को छुपाते हैं या उजागर नहीं करते हैं। तो हम अगर बारीकी से देखेंगे तो हर कथन के अंदर लेखक ने समाज की कुरीतियों पर और विडंबनाओं पर बड़ा व्यंग किया है। इनका कथन गोपाल प्रसाद का, बात यह है कि शंकर एक साल बीमार हो गया था, क्या बताएं, इन लोगों को इस उम्र में ही सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा जमाना था, स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियां उड़ा देते थे और खाना खाने बैठते तो जैसी की तैसी भूख। अब अगला कथन है, गोपाल और रामस्वरूप के बीच हंसी मजाक चलता है।
दोनों के बीच में हंसी मजाक चलता रहता है, कभी खाने को लेकर, कभी पढ़ाई को लेकर रौब झाड़ते हैं। शंकर और रामस्वरूप उसमें हाँ में हाँ मिलाते हैं। गोपाल प्रसाद का कथन है थोड़ी सी जोशीली आवाज में, और पढ़ाई का तो यही हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे तो 12 घंटे की सिटिंग हो गई। 12 घंटे की जनाब, मैं सच कहता हूँ उस जमाने का मैट्रिक भी फर्राटे से अंग्रेजी लिखता बोलता था। आज एमए भी मुकाबला नहीं कर सकता। इस कथन में लेखक ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर भी प्रहार किया है। दिया गया कथन एकदम वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित करता है। बच्चों, आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो वास्तव में इसी ढंग की है कि बच्चा परसेंटेज लाता है मगर उसको ज्ञान नहीं रहता। तो यही बात गोपाल प्रसाद के कथन के द्वारा लेखक ने कही है। लड़कियों के संबंध में विचार। अगली बात आती है लड़कियों के संबंध में। गोपाल प्रसाद अचानक बिजनेस की बात करते हैं। यह सुनकर रामस्वरूप चौंक उठते हैं और फिर महिलाओं की पढ़ाई लिखाई के संबंध में चर्चा करते हैं, उनकी खूबसूरती पर चर्चा करते हैं। शंकर के पिता की बातों में पुराने ख्यालात ही स्पष्ट होते हैं। वो उन लोगों से सहमत नहीं है जो लड़कियों को ग्रेजुएट करवाते हैं। उनके कथनों से उनके विचार प्रकट होते हैं। गोपाल प्रसाद का कथन आता है, देखिए बच्चों, कि जिस तरह से कोई मेहमान आता है तो किस तरह से फॉर्मेलिटी वाली बातें शुरू हो जाती हैं, इधर उधर की लोग बातें करते हैं, फिर धीरे धीरे मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। तो इसी तरह से जब गोपाल प्रसाद इधर उधर की बातें कर लेते हैं, पढ़ाई पर चर्चा हो जाती है, बच्चे की कमजोरी पर चर्चा हो जाती है, इसके बाद वो बिजनेस की चर्चा छेड़ देते हैं। और यही चर्चा छेड़ते हैं तो जो उमा के पिता हैं रामस्वरूप थोड़े से चौंक जाते हैं। गोपाल प्रसाद जब इधर उधर होते हैं रामस्वरूप, तो गोपाल प्रसाद का कथन शंकर के लिए है। देखिए, गोपाल प्रसाद कहते हैं शंकर से, झुक कर क्यों बैठते हो, ब्याह करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। गोपाल प्रसाद का पुनः कथन है, यदि सरकार को आमदनी चाहिए तो खूबसूरती पर टैक्स लगाना चाहिए। फिर इसके बाद में रामस्वरूप शंकर को इंगित करते हुए या इशारा करते हुए या उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का कितना हिस्सा होना चाहिए। गोपाल प्रसाद का कथन, लड़की का खूबसूरत होना तो निहायत जरूरी है साहब, कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही। बात यह है कि आप और हम तो मान भी जाएं मगर घर की औरतें राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक। इसके बाद में अगला कथन है गोपाल प्रसाद जी का ही, अरे मर्दों का तो काम ही है पढ़ना लिखना, अगर औरतें अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। चूंकि शंकर और रामस्वरूप हाँ में हाँ मिला रहे थे, तो रामस्वरूप भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए अगला कथन कहते हैं, जी हाँ, और मर्द की दाढ़ी होती है, औरतों के नहीं। गोपाल प्रसाद का फिर से कथन, मतलब यह है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं और ऊंची तालीम भी उनमें से एक है। बच्चों, गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप और शंकर के बीच में जो वार्तालाप दिया गया है उसमें अत्यधिक संकीर्णता दिखाई गई है। वे अब तक पुरानी बातों से और पुरानी विचारधारा से ही जुड़े हैं। उनके लिए स्त्री शिक्षा का कुछ भी महत्व नहीं है। अब अगला है उमा से पूछताछ करना। उमा मेहमानों के सामने पान लेकर आती है। कपड़े सादा हैं, सिंपल हैं और वह चश्मा लगाए हुए है। उसे देखकर शंकर के पिता चौंक उठते हैं, कहीं पढ़ाई लिखाई की वजह से तो चश्मा नहीं लगाया है। उमा के पिता सफाई देते हैं। देखिए, जैसे ही लड़की आती है तो वर पक्ष के लोग कई तरह के प्रश्न लड़कियों से करने लगते हैं।
संकोच और सच्चाई लड़की चुपचाप उनको जवाब देती है या चुप रहती है। इसी तरह से उमा भी चुप है और उसकी चश्मा को देखकर उनके जो गोपाल प्रसाद हैं वो चौंक जाते हैं, कहीं पढ़ाई लिखाई की वजह से चश्मा तो नहीं लगा है, और उमा उसके बारे में सफाई देते हैं। राम स्वरूप जी का कथन है, जरा शक पकाकर, जी वह तो पिछले महीने इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ा। इसके बाद में कथा आगे बढ़ती है। उमा से गाना सुनाने के लिए कहा जाता है। उमा चुपचाप सितार उठाकर मीराबाई का भजन मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई सुनाती है और शंकर को देखते ही चुप हो जाती है। फिर उससे सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग आदि के बारे में, घर के कामकाज के बारे में पूछा जाता है तो वह चुप रहती है और सारे प्रश्नों के उत्तर उमा के पिता राम स्वरूप ही देते हैं। इस तरह से गोपाल प्रसाद उमा से कई तरह के प्रश्न पूछते हैं। जब कोई वर पक्ष के व्यक्ति देखने के लिए आता है तो कई कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और लड़की चुपचाप उनका उत्तर देती है। लेकिन यहाँ उमा एकदम चुप है। सभी उत्तर उनके पिता राम स्वरूप दे रहे हैं। गोपाल प्रसाद जी का कथन, लेकिन ठीक है, लेकिन बेटी हाँ, तुमने कुछ इनाम इनाम जीते हैं? उमा का कथन, एकदम चुप। राम स्वरूप, जवाब दो उमा। है जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। फिर गोपाल प्रसाद का कथन जरा रूखी आवाज में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। राम स्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। बच्चों, एक समय ऐसा होता है जब लड़की अपनी सहमति या असहमति प्रकट नहीं कर पाती है, विवश होती है अपने परिवार के प्रति और अपने समाज के आगे। उसके जरा से बोलने पर बनी हुई बात बिगड़ सकती है। पढ़ी लिखी समझदार लड़की भी समझौता तो कर लेती है पर बगावत नहीं कर पाती, क्योंकि परिवार के प्रति वह नतमस्तक होती है। कहानी का अंतिम जो समापन किस तरह से होता है, अंतिम रूप यह है कि उमा विद्रोही रूप धारण कर लेती है। आगे देखते हैं। गोपाल प्रसाद के कथन में तीखापन है, व्यंग है, उमा का स्वाभिमान जाग उठता है। आत्मविश्वास के साथ वह उत्तर देती है कि जो महाशय ग्राहक बनकर आए हैं, जो वस्तुओं को उलट पलट कर देखता है और निर्जीव वस्तुएं बोलती नहीं हैं, लेखक का समाज के प्रति सटीक व्यंग है। तो जब भी देखते हैं बच्चों कि हम मार्केट में जाते हैं तो वस्तुएं छांट-बीन कर खरीदते हैं, चुनते हैं, लेकिन वस्तुएं कुछ बोलती नहीं हैं। और उमा को यहाँ पर इस एकांकी में वस्तु के रूप में इंगित किया गया है, प्रतीक है वो वस्तु के। इस तरह से जब उसके साथ तरह तरह की बातें पूछी जाती हैं या सवाल जवाब किए जाते हैं तो उमा का विद्रोही रूप सामने आ जाता है। वह पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, सुशील है, कार्यों में दक्ष है, लेकिन आगे आने वाला जो शंकर है, जो उसका पति बनने वाला है, वह एकदम चरित्रहीन व्यक्ति है। इसलिए जो उसका विद्रोही रूप था उमा का, वह जाग जाता है और वह उमा उसका उत्तर देती है, क्या जवाब दूं बाबूजी, कुर्सी मेज बिकता है तो दुकानदार कुर्सी मेज से नहीं पूछता। दूसरा कथन है, कहने दीजिए बाबूजी, ये महाशय खरीदार बनकर आए हैं, जरा इनसे पूछिए क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उनको चोट नहीं लगती। बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई देखभाल कर। शंकर का कोई आत्मबल नहीं है, ना ही स्वावलंबी है। व्यक्ति का मापदंड उसका चरित्र होता है, वह चरित्रवान भी नहीं है। गोपाल प्रसाद उमा से प्रश्न करते हैं कि तुम कॉलेज में पढ़ी हो, और उमा के हाँ कहने पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हैं और वही पुरानी संकीर्ण विचारधारा के साथ वापस चले जाते हैं। अंत में उमा का कथन होता है। तो इस तरह से एकांकी के अंत में शंकर
के जो पिता हैं गोपाल प्रसाद संकीर्ण विचारधाराओं से ग्रस्त हैं। उन्हें लड़कियों का पढ़ना लिखना या आगे बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जब वो देखते हैं कि वो चश्मा लगाए हुए है या पढ़ी लिखी है, उसने बीए पास किया है, तो धोखाधड़ी का आरोप वे रामस्वरूप के ऊपर लगाते हैं और अपनी पुरानी संकीर्ण विचारधारा के साथ वापस लौट जाते हैं। अंत में उमा का कथन है, जी हाँ जरूर जाइए, लेकिन घर जाकर यह पता अवश्य लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी हैवी या नहीं। बैकबोन बैकबोन। इस तरह से एकांकी की समाप्ति होती है। उसका जो विद्रोही रूप है उमा का, वो सामने आ जाता है, स्वाभिमान जाग उठता है और वह सही उत्तर देती है। इस तरह से एकांकी समाप्त होता है। आगे हम कठिन शब्दों के अर्थों को जानेंगे। कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, जैसे सिरा, इसका अर्थ है किनारा, कसरत, व्यायाम, तख्त, लकड़ी के पट्टों से बना आसन, मेजपोश, मेज पर बिछाने वाला सजावटी कपड़ा, भीगी बिल्ली, सहमा हुआ सा, टीमटाम, दिखावा या चकाचौंध, बाज आना, हारना, कोरी कोरी सुनाना, साफ साफ कहना, कमबख्त, अभागा, फितरती अर्थात शरारती, खिसियाहट, शर्म या संकोच, चूं करना, विरोध में बोलना, साहबजादा, प्रिय पुत्र, इंट्रेंस, कक्षा 11वीं, दकियानुसी ख्याल, पुराने पिछड़े विचार। तो इस तरह से कुछ इसमें जो कठिन शब्द दिए थे बच्चों, आप इनको लिख लेंगे और हम आगे रीढ़ की हड्डी की सार्थकता के बारे में जानेंगे। किस तरह से ये सार्थक है, इसका शीर्षक जो हेडिंग है वह सफल है या नहीं है। जो कथा के हिसाब से इसका शीर्षक रखा गया है अथवा नहीं रखा गया है, इस बात को हम इसके अंतर्गत जानेंगे। तो सार्थकता, रीढ़ की हड्डी एकांकी का शीर्षक सफल, सार्थक और व्यंग्य प्रधान है। इसमें मूल सामाजिक समस्या है, वर का व्यक्तित्वहीन होना, चरित्रहीन होना है। यदि शंकर समझदार और अच्छा व्यक्तित्व वाला व्यवहारिक पुरुष होता तो उसे अपने पिता की घिसी पिटी बातों से सहमत नहीं होना पड़ता। उसके अंदर आत्मबल या स्वाभिमान की कमी है। यदि वह रौबदार होता तो उसके पिता उसके सामने ना तो शंकर का ही अपमान कर पाते और ना ही उमा का। कम पढ़ी लिखी क्यों लाना है, गोपाल प्रसाद की जरूरत हो सकती है, शंकर की नहीं। शंकर चूंकि कायर है, उसकी कायरता प्रदर्शित करने के लिए उसे बिना रीढ़ की हड्डी का दिखाया गया है। वही उमा बहादुर, निडर, स्वावलंबी और विद्रोही लड़की है, जो गोपाल प्रसाद जैसे बड़बोले, चालाक, अहंकारी लोगों को सबक सिखाती है। अतः रीढ़ की हड्डी शीर्षक एकांकी की पटकथा के हिसाब से एकदम सटीक और सार्थक है। बच्चों, इसमें यही कहा गया है कि शंकर जो है उनके अंदर किसी तरह का स्वाभिमान नहीं है, आत्मबल नहीं है और चरित्र भी अच्छा नहीं है। और ऐसा व्यक्ति दूसरे के घर आकर दूसरे की लड़की में मीन वेख निकालता है, कमियां निकालता है, उनके परिवार वाले कमियां निकालते हैं। तो यही बात उन्होंने इस एकांकी में दर्शाई है, जहां उमा पढ़ी लिखी, शिक्षित, दक्ष, हर कार्य में आगे रहने वाली निपुण लड़की है, तो वही अपना विद्रोही रूप लेकर सामने आती है। और जो उनके स्वयं के पिता हैं रामस्वरूप, जो उनको कुछ बातें छिपा रहे हैं, गोपाल प्रसाद जो उनको सौदे की तरह देख रहे हैं, शंकर एक जो चरित्रहीन व्यक्ति है, इन सबको वह सबक सिखा देती है। यही शीर्षक की सार्थकता है। एकांकी का मूल उद्देश्य। रीढ़ की हड्डी एकांकी का मूल उद्देश्य नारी की शिक्षा को समाज में स्थान दिलाना। आज हमारा समाज स्त्री की शिक्षा पर ज्यादा जोर नहीं देता है। इस एकांकी में रामस्वरूप जैसे पिताओं को सीख दी गई है कि वे बेटी की शादी के नाम पर कमजोर न बने,
परिस्थितियों का सामना करें, छल कपट के जाल में ना उलझें। गोपाल प्रसाद और शंकर जैसे लोगों पर भी सटीक व्यंग्य किया गया है। लोगों की संकीर्णता के घेरे से बाहर लोग निकलना नहीं चाहते हैं, यही इसका उद्देश्य है। लेखक अपने उद्देश्य में सफल रहा है। लेखक ने स्त्री शिक्षा के विरोधियों पर व्यंग्य भी किया है। शिक्षा से पुरानी मान्यताएं टूटती हैं, दबदबा समाप्त हो जाता है। कम शिक्षित बहू हमेशा दबकर रहेगी, सास ससुर मनमानी ढंग से गृहस्थी चलवाएंगे। यदि पढ़ी लिखी समझदार बहू होगी तो वह कभी भी तकियानूसी बातें बर्दाश्त नहीं करेगी। सदैव सत्य असत्य पर वाद विवाद होगा। वह अपने अधिकार और कर्तव्य की भी बात करेगी। अपने पति को सही गलत उचित अनुचित का फर्क दिखलाएगी। यही कारण है कि समाज शिक्षित बहू को स्वीकार नहीं करता। यदि वजूद या वर्चस्व बनाए रखना है तो लड़कियों का विद्रोह करना आवश्यक है। हम सबको महिलाओं के उत्थान के लिए आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे। नारी शिक्षा पर जोर देना होगा। शिक्षित बहू यदि बात सही कहेगी तो उसे मानना भी चाहिए। अतः लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।